जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाले में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड की जो एग्ज़ाम है उनमें एक टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा, उसको डिस्कस करेंगे। हम इसमें आंतरिक सुरक्षा क्या होती है उसे समझेंगे और आंतरिक सुरक्षा के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उन्हें जानेंगे। ठीक है साथियों, तो बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। आंतरिक सुरक्षा, ठीक है साथियों, उसकी आसान भाषा में इसकी परिभाषा समझेंगे कि जब नागरिक ये महसूस करने लगें कि देश में उनका जीवन संपत्ति सुरक्षित है और विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं, ठीक है, तब ये कहेंगे कि वो देश आंतरिक तौर पर सुरक्षित है, वहाँ के नागरिक आंतरिक तौर पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनमें ये सेंस ऑफ फीलिंग है कि हाँ, इस देश में मेरी संपत्ति, मेरे जीवन और मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। तीनों चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा, जीवन, संपत्ति और विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट भी साथियों कि विकास के लिए पर्याप्त अवसर की उपलब्धता भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है साथियों। और इसको टेक्निकल टर्म में देखते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है या नागरिकों में एक ऐसी फीलिंग है जब कानून का शासन हो, कानून का शासन हो, शांति हो और सुरक्षित माहौल हो। तो हम कहेंगे कि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति मजबूत है, वो देश आंतरिक तौर पर असुरक्षित नहीं है। वहाँ के नागरिकों में ये भावना है कि हाँ, मेरे देश में शांति है, मेरी संपत्ति, मेरे बच्चों का भविष्य और हमारा जीवन यहाँ पर सुरक्षित है। ये आंतरिक सुरक्षा की डेफिनेशन है साथियों। मैं और इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको डिटेल में, क्योंकि इसको समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि आंतरिक सुरक्षा मतलब भारत की जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है साथियों, मैप नहीं बना पा रहा हूँ, ये भारत की जो बाउंड्रीज़ है या वो एरिया जहाँ तक भारत का संविधान लागू होता है, भारत की संप्रभुता है, वहाँ अगर शांति व्यवस्था है, कानून का शासन चल रहा है और सुरक्षित माहौल है, तब ये कहेंगे कि हाँ, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति भारत में बेहतर है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली सिचुएशन तो ये नहीं है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर भारत में आंतरिक सुरक्षा के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले उन चुनौतियों को देखते हैं हम। चुनौतियां या समस्या, इन चुनौतियों को या इन समस्याओं को जब हम दूर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आंतरिक सुरक्षा की स्थिति देश में मजबूत हो जाएगी। सबसे पहली चुनौती है आतंकवाद। ये एक दिन प्रतिदिन एक भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। पहलगाम आतंकवादी हमला आपने देखा, और अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। यानी कि ये आतंकवाद एक डर का माहौल बना रहा है नागरिकों में। नागरिकों में जो सिक्योरिटी की भावना है उसमें गिरावट आ रही है। नागरिकों को ये लग रहा है कि देश में मेरे बच्चों का जीवन, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। ठीक है साथियों, आतंकवाद एक ऐसा आइडिया है, जो एक ऐसा विचार है जो हिंसा का प्रयोग निर्दोष लोगों पर कर अपनी मांगें मनवाता है।
ठीक है साथियों, यानी कि टेररिज्म में हिंसा होगी और वो हिंसा निर्दोष लोगों के खिलाफ होगी, ऐसे लोगों के विरुद्ध होगी जिन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया है। ठीक है, अपनी मांगे बनवाएगा। इसमें ही देख लीजिए, पहलगांव आतंकवादी हमले में आप देख लीजिए, पहलगांव आतंकवादी हमले में वो लोग टूरिस्ट थे, उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की ताकि पूरे देश में और देश के नागरिकों में एक भय का माहौल पैदा हो सके। अब ये देखते हैं साथियों कि हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आतंकवाद की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं या आतंकवाद प्रभावित ज़्यादा हैं वो क्षेत्र। एक तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया साथियों, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वही क्षेत्र है जो पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है हमारा। इसमें एक जम्मू कश्मीर आ गया साथियों, पंजाब हो गया साथियों। ठीक है, जम्मू कश्मीर बहुत लंबे समय से आतंकवादी घटनाओं से जूझता रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने वहाँ पे आर्टिकल जो धारा 370 थी उसमें संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े हैं और कुछ प्रावधानों को खत्म किया है। ठीक है, पंजाब साथियों, पंजाब दोनों वजह से आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। 1980 से 84 तक यहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट रहा, खालिस्तानी आंदोलन रहा और ये पाकिस्तान से स्वयं सीमा भी लगाता है, इसलिए ये वर्तमान में तो खालिस्तानी आंदोलन सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की घटनाएं पाकिस्तान में भी पंजाब में भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा साथियों कुछ अर्बन एरियाज भी हुए, शहरी क्षेत्र भी हुए, जैसे मुंबई हुआ, नई दिल्ली हुआ। यहाँ भी आतंकवादी लक्ष्य कर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं या आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बम्बई का उदाहरण 26/11 का देख लीजिए, ताज होटल पे अटैक किया, सैकड़ों लोगों की जान गई। नई दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले ही एक आतंकवादी हमला हुआ है, यहाँ लगभग 20 से 22 या 18-19 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, ये कुछ नए सेंटर्स बनते जा रहे हैं। आतंकवादी लोग हैं वो अपनी गतिविधियों में वेरिएशन दे रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे आंतरिक सुरक्षा के समक्ष। अगली जो बड़ी समस्या है वो नक्सलवाद है साथियों। ठीक है, इसे वामपंथी उग्रवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। ठीक है, LWE बोला जाता है, उसकी डेफिनेशन या फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। ठीक है, पूछी जा सकती है, वामपंथी उग्रवाद। ठीक है, और इस वामपंथी उग्रवाद को भारत में हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो या नक्सलवाद हो, इनको जो वैचारिक शक्ति मिलती है वो मार्क्सवाद से मिलती है, मार्क्सवाद या लेनिनवाद आगे चल के। ठीक है, ये जो हमारे देश में नक्सलवाद की शुरुआत साथियों 1967 में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक गांव है नक्सलवाड़ी गांव से होती है और उसके बाद धीमे धीमे ये हिंसक आंदोलन भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लेता है और आंतरिक सुरक्षा के सामने आज ये बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है साथियों, कुछ लोगों का मानना है और ये हकीकत भी है कि ये आर्थिक असमानता के कारण नक्सलवाद की समस्या भारत में पैदा हुई है। और जब ये शुरुआती अपने दौर में था तब जो भूमिहीन किसान हैं और गरीब जो लोग थे उन्होंने जमींदारों के खिलाफ हिंसक संघर्ष शुरू किया और यही आपका नक्सलवाद है।
मैंने अभी आपको बताया कि ये अपना वैचारिक समर्थन कहाँ से लेते हैं, मार्क्सवाद से लेते हैं। अगर आप मार्क्सवाद को देखेंगे तो मार्क्सवाद भी यही कहता था कि जो सर्वहारा वर्ग है, ठीक है, उसको पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहिए और उसकी संपत्ति को आपस में बांट लेना चाहिए। इससे एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी और राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज्य का निर्माण ही इसलिए किया गया है कि असमानता खत्म हो। या वो मानते हैं कि राज्य शोषण का प्रतीक है, राज्य को आप खत्म कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली समता स्थापित हो जाएगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ शुरुआती नेता थे इस नक्सलवादी आंदोलन के, वो थे चारू मजूमदार, ये आपसे पूछा जा सकता है, कानू सान्याल और चिन्मय मंडल। ठीक है साथियों, आज जो भारत का क्षेत्र है, जो एरिया है जो नक्सलवाद से प्रभावित है, उसे रेड कॉरिडोर बोला जाता है। और इसमें जो राज्य आते हैं वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। एक चीज़ देखिएगा, ये जो पूरा रेड कॉरिडोर है ना, ये प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड कॉरिडोर संबंधित है आतंकवाद से, नक्सलवाद से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, तो नक्सलवाद से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेड कॉरिडोर में कौन सा राज्य आता है और कौन सा राज्य नहीं आता है। 4 ऑप्शन दे दिए। जम्मू कश्मीर रेड कॉरिडोर में नहीं आता है। ठीक है, रेड कॉरिडोर में मैक्सिमम जो ट्राइबल एरिया है और ऐसा एरिया जो संसाधनों से संपन्न है, वो क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। आंतरिक सुरक्षा के सामने एक नई समस्या है या पुरानी समस्या है, सांप्रदायिक हिंसा। ठीक है, जब दो अलग अलग धार्मिक समुदाय आपस में हिंसा करते हैं तो ऐसी हिंसा को हम सांप्रदायिक हिंसा बोलते हैं। यानी कि सांप्रदायिक हिंसा में दो धार्मिक समुदाय आपस में हिंसा करेंगे। ठीक है, कारण हो सकते हैं, कारण जैसे डर हो सकता है, अफवाह हो सकती है और भेदभाव भी हो सकता है। हर चीज़ मैटर करती है कि सांप्रदायिक हिंसा कई बार डर की वजह से भी होती है, क्योंकि जो दो अलग अलग धार्मिक समूह होते हैं उनके विषय में एक दूसरे को जानकारी पर्याप्त नहीं होती है और ऐसी कुछ धारणाएं बना दी जाती हैं, काल्पनिक बातें बता दी जाती हैं, जिससे कि एक रहस्यमय डर पैदा हो जाता है दूसरे समूह के प्रति और छोटी छोटी बातें ही एक बड़ा रूप ले लेती हैं। अफवाह भी, जब ये डर पैदा होता है तो हल्की सी अफवाह को लोग अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान के सांप्रदायिक हिंसा में उतर आते हैं और कई बार भेदभाव भी। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं श्रीलंका लेता हूँ कि श्रीलंका में जो तमिल लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ था, उसने वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा को, बाद में आतंकवाद को जन्म दिया। ठीक है साथियों, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा जिसमें धर्म के नाम पर दो अलग अलग समुदाय समूह हिंसा करते हैं और उसका कारण डर हो सकता है, अफवाह हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। साथियों, हमारे जो संविधान का एक मेन पिलर यही है, इनसिक्योरिटी को दूर करना। आप कल्पना करिए कि हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था तब हमारे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने देश की जो
अल्पसंख्यक समुदायों से विश्वास दिलाया कि आप भारत में रहिए, रुकिए, यहाँ आपकी संपत्ति की सुरक्षा है, आपके भविष्य की सुरक्षा है। यही कारण है कि आज हमारे देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं की बात पर हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने विश्वास किया और इसीलिए आज भारत का उदाहरण वैश्विक स्तर पर दिया जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। मैंने अभी बताया कि भारत का जब विभाजन हुआ था तब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। भारत का विभाजन उस समय लगभग ये बताया जाता है कि दोनों तरफ यानी कि जो पाकिस्तान है और जो भारत है लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई थी सांप्रदायिक हिंसा के कारण। खालिस्तानी आंदोलन आप देख सकते हैं। यहाँ भी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, ठीक है साथियों। और आज इसका एक सांप्रदायिक हिंसा का एक नया रूप निकल के आया है, भीड़ द्वारा हिंसा। भीड़ द्वारा हिंसा जिसे हम मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं, ये कुछ नया चैलेंज है, ठीक है साथियों। यहाँ आप कुछ कमेंट करके बताइएगा मुझे वीडियो में कि मॉब लिंचिंग के लिए सबसे पहला कानून बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। ठीक है, सिक्किम है, राजस्थान है, दोनों है, कमेंट में बताइएगा। और ये एक नया चैलेंज भारत में बन के उभरा है। अभी 1-2 दिन पहले ही आपने एक खबर सुनी होगी कि एक फेरी वाला माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी था, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी है। बहुत बड़ा चैलेंज सामने उभर के आ रहा है, खासतौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। और इससे हमारे देश की छवि भी धूमिल हो रही है और आंतरिक तौर पर असुरक्षा का बोध लोगों में बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगली समस्या है ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, सीधा सीधा डेफिनेशन बताता हूं मैं। नशीले पदार्थों का अवैध उत्पादन, वितरण और बिक्री, इसको हम ड्रग ट्रैफिकिंग कहते हैं या नशीले पदार्थों की अवैध खरीद फरोख्त बोला जाता है। तीनों चीज़ें, इसका प्रोडक्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका खरीद फरोख्त। ठीक है, कुछ नाम बता देता हूं मैं। ड्रग ट्रैफिकिंग में जो नशीले पदार्थ यूज होते हैं, हेरोइन है साथियों, कोकीन है, गांजा है साथियों, और मेथाम्फेटामाइन, अफीम भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुछ नशीले पदार्थ हैं जिनकी खरीद फरोख्त होती है। ठीक है साथियों, एग्जैक्टली हो क्या रहा है साथियों कि हमारा जो इंडिया है, दो इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग के दो मेन सेंटर हैं। ठीक है साथियों, एक तो पश्चिमी क्षेत्र में है और एक पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, इस पश्चिमी क्षेत्र में जो सेंटर है या तस्करी का क्षेत्र है उसे हम गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं साथियों। ठीक है, इसमें 3 देश आते हैं, अफगानिस्तान, आपका पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, और यहाँ से जो भारत में नशीला पदार्थ आता है उसे हम अफीम बोलते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान अफीम का बहुत बड़ा उत्पादक और सप्लायर है। ठीक है साथियों, और इस अफीम से जो हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के राज्य हैं, जैसे मुख्य तौर पर पंजाब में बढ़ता हुआ नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। ठीक है, पंजाब से लगा हुआ हरियाणा और दिल्ली और एनसीआर में भी इनका कंजम्पशन लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे जो यूथ हैं वो नशीले पदार्थ का सेवन लगातार करते जा रहे हैं, ये टेंडेंसी उनमें बढ़ती जा रही है, उनका भविष्य खतरे में हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस नशे के व्यापार से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ना,
वो पैसा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहा है और वो फिर टेररिस्ट हमारे देश में आ रहे हैं और हमारे लोगों को जान माल की क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है, एक पूर्वी क्षेत्र पे है साथियों, जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है साथियों, नाम दोनों के याद रखिएगा। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि गोल्डन क्रिसेंट, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये भारत, इससे भारत के कौन से क्षेत्र को अफीम की सप्लाई हो रही है। और गोल्डन ट्रायंगल, इसमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार शामिल हैं। ठीक है साथियों, और यहां से बेसिकली हेरोइन सप्लाई हो रही है। जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर वहाँ के युवाओं को नशीले पदार्थों का सेवन कराया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से इस इस नशीले पदार्थ के सेवन से जो धन संपत्ति इकट्ठी हो रही है, उसका इस्तेमाल इस क्षेत्र में उग्रवाद को और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। हथियारों की सप्लाई हो रही है, चीन इसमें शामिल है ताकि भारत के इस क्षेत्र को असुरक्षित किया जा सके, अशांत किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये दोनों क्षेत्र आप याद रखेंगे। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसी को जो गोल्डन क्रिसेंट है ना, इसे दक्षिण एशिया का अफीम केंद्र भी बोला जाता है। साउथ एशिया का अफीम केंद्र भी बोला जाता है। साउथ एशिया में कितने देश हैं बताइएगा साथियों, क्या अफगानिस्तान साउथ एशिया में आता है? आगे बढ़ते हैं। एक और चुनौती है मानव तस्करी। यहाँ तो हमने ड्रग ट्रैफिकिंग, यहाँ हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मानव या उसके उसके अंगों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त या तस्करी। ठीक है, खरीद फरोख्त ये मानव तस्करी कहलाती है। सॉरी, मानव अंगों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त क्या कहलाती है? मानव तस्करी कहलाती है। ठीक है साथियों, अब ये मानव तस्करी होती किस लिए है मैं आपको बता देता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे राज्य हैं जो अपेक्षित, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी गरीब स्टेट हैं, जैसे मैं बिहार और वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ से वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं की सप्लाई होती है, जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं दिल्ली, बम्बई आदि में। ठीक है, यहाँ से अंगों का व्यापार होता है। ठीक है, और यहाँ से आने वाली महिलाओं को बलपूर्वक वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। ठीक है साथियों, इन गरीब बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है। ठीक है, इनके अंगों का व्यापार होता है और इनको बलपूर्वक भिक्षावृत्ति या जो भीख मांगने के पेशे में ढकेला जाता है। ठीक है साथियों, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस किस रूप में हो रही है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी साथियों कि हमारे देश में एक बड़ी संख्या में महिलाएं लापता हैं। उनका ये डाटा ही नहीं पता पड़ पा रहा है, ये आंकड़े ही नहीं हम पता कर पा रहे हैं कि वो महिलाएं गई कहाँ। उनकी हत्या कर दी गई है या उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया है या उनके अंगों का व्यापार कर लिया गया और परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है साथियों। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हम चुनौतियां देखते हैं। जैसे एक चुनौती ये है साथियों, सीमा सुरक्षा से जुड़े खतरे। बॉर्डर सिक्योरिटी से कुछ
बॉर्डर पे भी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं या हुई हैं हमारे देश में जो कुल मिलाकर हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, जैसे अवैध घुसपैठ हुआ, ठीक है, पहलगांव में भी अवैध घुसपैठी था, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ बहुत लंबे समय तक पश्चिम बंगाल और असम और उसके सीमावर्ती राज्यों में होता रहा है। परिणाम स्वरूप हमारे इन राज्यों की जो डेमोग्राफी है, जो जननांक है, उसमें बदलाव आया है, संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा है, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में हुई है। ठीक है साथियों, एक तो अवैध घुसपैठ हुआ, हथियार और ड्रग्स की तस्करी, ये हथियारों का और ड्रग्स का मार्केट भी हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बाहर से हथियार आते हैं और उन हथियारों, पाकिस्तान वगैरह से हथियार आते हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए किया जाता है। और तीसरा तो है ये सीमा पार से आतंकी गतिविधियां। ठीक है साथियों, एक और इसमें पॉइंट है, इसको हम देखते हैं, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, स्मगलिंग हो गया इसमें साथियों, ये तस्करी हो गया, फेक करेंसी, इसको जरूर बताना है, फेक करेंसी नेट रैकेट, नेपाल के माध्यम से पाकिस्तान भारत में फेक करेंसी भेज रहा है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता है। गैंगस्टर नेटवर्क, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक हमारे सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी, इस गैंगस्टर नेटवर्क ने ही उनकी हत्या की। फिर अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले एक प्रसिद्ध नेता थे, उनकी हत्या हुई। तो ये कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने खतरा है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है साथियों, साइबर क्राइम। ये एक पूरा अलग टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग से क्लास लूँगा। ठीक है, कुल मिलाकर आज के वीडियो में हमने ये देखा कि आंतरिक सुरक्षा क्या होती है। जब लोगों में ये भावना बैठ जाए या लोगों को ये विश्वास हो जाए कि हाँ, मेरी संपत्ति, मेरे संसाधन, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और मुझे यहाँ विकास के लिए अवसर मिलेंगे, तो हम मानेंगे कि हम आंतरिक तौर पर सुरक्षित हैं। लेकिन हमारे सामने आंतरिक सुरक्षा के सामने कई चुनौतियां हैं। आतंकवाद की चुनौतियां हुई, नक्सलवाद की चुनौतियां हुई, ड्रग ट्रैफिकिंग की चुनौती हुई, मानव तस्करी की चुनौती हुई, ये संगठित अपराध एक चुनौती है हमारे हमारी आंतरिक सुरक्षा में। सांप्रदायिक हिंसा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सांप्रदायिक हिंसा में जो नया पैटर्न निकल के आ रहा है, भीड़ द्वारा हिंसा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बताइएगा कि मॉब लिंचिंग के लिए पहला कौन सा राज्य है जिसने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया है। ड्रग ट्रैफिकिंग में हमने गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बारे में समझा। तो साथियों, अगले वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित हम साइबर क्राइम को समझेंगे और उन संस्थाओं और उन कानूनों के बारे में, उन कानूनों को देखेंगे जो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए या आतंकवाद, नक्सलवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह को रोकने के लिए हमारे संविधान में या एक संसद द्वारा कानून बनाकर पारित किए गए हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों।